नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। राजनीति में नैतिकता की दुहाई देना अब बेईमानी है। दैनिक भास्कर। संभव है एक साथ चुनाव। दैनिक जागरण। डब्ल्यूटीओ में भारत का खाद्य सुरक्षा का संघर्ष। बिजनेस स्टैंडर्ड। मध्य भारत का फेफड़ा बचाना होगा राष्ट्रीय सहारा। अब आर्टिकल विस्तार से। राजनीति में नैतिकता की दुहाई देना अब बेईमानी है। दैनिक भास्कर। विलियम क्ले का मशहूर कथन था कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या बैरी नहीं होता है, केवल हित ही स्थायी होता है। चाणक्य ने भी न कस्यचिन् मित्रं न कस्यचित् रिपुः अर्थस्तु निबध्यते मित्राणि रिपवस्तथा कहा था। सत्ता के खिलाड़ियों के लिए इसका मतलब हर किस्म का समझौता नैतिक अनैतिक बना। चूंकि राजनीति आज हमारे सामाजिक, वैधानिक और आर्थिक ही नहीं, धार्मिक जीवन तक को प्रभावित करती है, इसलिए ये सिर्फ सत्ता का खेल बन गई है। लिहाजा 144 करोड़ जनता को यह विश्वास कैसे होगा कि $3 ट्रिलियन की आर्थिकी और करीब 50 लाख करोड़ रुपए के बजट और करोड़ों युवाओं के भविष्य के नियंता वे होंगे जिनका ईमान धर्म ही सस्ता है। आखिर जो नेता पार्टी या पार्टी समूह वोट के समय अपने पक्ष में सैद्धांतिक चाशनी की में डालकर वोट के समय अपने पक्ष में सैद्धांतिक चाशनी में डालकर कुछ दावे करता हो और दूसरे पक्ष को उसी सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए उसके मत हासिल करता हो, वही कैसे उसी के साथ सरकार बना सकता है? क्या जनता को यह शक नहीं होगा कि सत्ता में रहने की मजबूरी के लिए यह या वह दल आर्थिक और नीतिगत समझौते नहीं करेगा? ऐसा नहीं है कि सत्ता हासिल करने, बचाने और पलटने का यह अनैतिक खेल कोई नया है। चुनी हुई विपक्षी सरकारों को केंद्र की सरकार द्वारा हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने से लेकर रातों रात माननीयों को रिजॉर्ट में ले जाना ताकि ये सूटकेस देखकर न फिसले, या दल बदल के लिए सूटकेस की साइज बढ़ाते जाना, इसी गणतंत्र में होता रहा। जनता की नजरों में विश्वसनीयता जरूर घटती गई, लेकिन स्वयं जनता ने भी जाति धर्म को महत्व दिया। लिहाजा राजनीति में भी वे तत्व जो मूल्यों की राजनीति करना चाहते थे हाशिए पर चले गए। यहाँ तक कि ऐसे तत्वों को राजनीतिक दलों ने भी अपने से दूर ही रखा। संभव है एक साथ चुनाव। दैनिक जागरण। डॉक्टर ए के वर्मा, लेखक, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर गठित समिति ने देश में सभी पक्षों और जनता से 15 जनवरी तक सुझाव मांगे थे। समिति इन सुझावों पर विचार करने के साथ विभिन्न विशेषज्ञों से मंत्रणा कर रही। ज्ञातव्य हो कि सर्वप्रथम 1983 में चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने का सुझाव दिया था। इसके 16 वर्ष बाद 1999 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित विधि आयोग में चुनाव कानून सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में उसकी संस्तुति की। वर्ष 2017 में पूर्व राष्ट्रपतियों प्रणब मुखर्जी और कोविंद ने भी इसका समर्थन किया। 26 नवंबर 2017 को नीति आयोग और विधि आयोग द्वारा आयोजित संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस पर राष्ट्रीय विमर्श का आह्वान किया। तब विधि आयोग ने 2018 में इस पर विचार विमर्श किया और रिपोर्ट सौंपी। स्वतंत्रता के बाद 4 बार लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, मगर 1967 में 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बनने और दलबदल की समस्या से अस्थिरता आने के कारण यह क्रम टूट गया। आज चुनाव आयोग को प्रतिवर्ष 4-5 राज्यों में चुनाव करने पड़ते हैं, जिसमें अपने दल के स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों को लगना पड़ता है। इससे शासन प्रशासन प्रभावित होता है। आदर्श आचार संहिता से विकास कार्यों में बाधा पड़ती है, अत्यधिक धन खर्च होता है, पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, इंडोनेशिया और अमेरिका जैसे कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, जो दर्शाता है कि एक साथ चुनाव लोकतंत्र और संघवाद के विपरीत नहीं है। इंग्लैंड में भी 2011 में संसद ने निश्चित कार्यकाल अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार मध्यावधि चुनाव तभी होंगे जब संसद 2/3 बहुमत से इसकी संस्तुति करे। इंग्लैंड में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब भी प्रधानमंत्री संसद को तुरंत भंग नहीं करा सकता। संसद के पास विकल्प होता है कि वे 14 दिन के भीतर वैकल्पिक सरकार गठित कर सके। जहां तक एक साथ चुनाव कराने की बात है, तो इस राह में भारत में दो प्रमुख संवैधानिक अवरोध दिखते हैं। पहला यह है कि भिन्न-भिन्न समयावधि वाली विधानसभाओं एवं लोकसभा को एक साथ चुनाव के लिए कैसे साथ लाया जाए। चुनावों को एक साथ करने का मुद्दा टेढ़ा है। इसमें कानूनी और संवैधानिक तरीकों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों में आम सहमति की जरूरत भी होगी। संभव है कि कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना पड़े और कुछ सरकारों को समय से पूर्व त्यागपत्र दिलाना पड़े। यह उतना आसान नहीं होगा। दूसरा अवरोध यह है कि एक साथ चुनाव हो भी
तो कैसे सुनिश्चित किया जाए कि यह क्रम बना रहे? एक बार निर्वाचित होने पर अनेक कारणों से लोकसभा या विधानसभाओं को भंग करना होना पड़ता है। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 5 वर्ष के पहले ही त्यागपत्र दे दे, सरकार अविश्वास के प्रस्ताव पर पराजित हो जाए और लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की सलाह दे। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में आपातकाल लागू होने पर सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा भंग कर दी जाए, सरकार का बजट प्रस्ताव गिर जाए और वह त्यागपत्र देकर नए चुनाव की सलाह दे या चुनाव के बाद कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में न हो और पुनः मध्यावधि चुनाव करना पड़े, आदि इत्यादि। स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में लोकसभा या विधानसभाएं भंग होती हैं, इससे चुनावों का क्रम बिगड़ता है। ऐसे में सरल उपाय यह है कि संविधान से लोकसभा और विधानसभाओं के भंग होने का प्रावधान ही समाप्त कर दिया जाए और उसे निलंबित रखने का प्रावधान किया जाए। इससे चुनावों का पंचवर्षीय क्रम नहीं बिगड़ेगा, निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा, विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी, शासन और प्रशासन का ध्यान नहीं बटेगा, पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और तथा जनता और चुनाव आयोग को बार-बार चुनावों से छुटकारा मिलेगा। सरकारों के गिरने से उत्पन्न अस्थिरता से निपटने के लिए जर्मनी के संविधान का अनुसरण किया जा सकता है। जर्मन संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार विपक्ष अपने प्रधानमंत्री चांसलर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तभी ला सकता है जबकि वह पहले उसका उत्तराधिकारी बने, जिससे जिससे सरकार गिरने की स्थिति में देश को तत्काल एक नई सरकार मिल सके। हालांकि यदि चांसलर स्वयं विश्वास प्रस्ताव लाए जैसे बजट बजट पर और हार जाए तो अनुच्छेद 68 के अनुसार वह सदन को तत्काल भंग नहीं करा सकता। सदन को 21 दिन का समय मिलता है कि वह कोई नया चांसलर चुन सके। इससे कुछ संशोधनों के साथ हम स्वीकार कर सकते हैं जिससे बिना चुनाव कराए सरकारों में परिवर्तन हो सके। फिर भी दोबारा 1967 जैसी स्थिति न उत्पन्न हो और चुनाव का पंचवर्षीय क्रम बना रहे, इसके लिए संविधान के अनेक प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 75, 3, 83, 85, 1, 113, 164, 2, 172, 174, 203, 243 यू, संविधान के भाग 15, चुनाव संबंधी 10वीं अनुसूची और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 तथा लोकसभा की कार्यप्रणाली संबंधी नियम 198 आदि में संशोधन करना पड़ेगा। इसमें कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ेगी। यह कार्य दुष्कर अवश्य है लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। इस मुद्दे पर वर्तमान सांसद और विधायक एकमत हो सकते हैं क्योंकि इसमें उसका भी व्यापक लाभ निहित है। एक बार निर्वाचित होने पर उनका 5 वर्ष का कार्यकाल सुरक्षित हो जाएगा और वे भी रोज-रोज के चुनावी झंझट से बचेंगे। फिर चुनाव बहुत खर्चीले भी हो गए हैं और सभी जनप्रतिनिधि चाहेंगे कि किसी तरह उनको 5 वर्ष के पूर्व चुनाव में न उतरना पड़े। यदि मोदी सरकार सभी सांसदों और सभी राज्यों के विधायकों को इसे समझा सकी तो उपरोक्त सभी संशोधन पर दलीय सहमति प्राप्त की जा सकेगी। डब्ल्यूटीओ में भारत का खाद्य सुरक्षा का संघर्ष विद्युत स्टैंडर्ड। अजय श्रीवास्तव, लेखक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आबू धाबी में 26 से 28 फरवरी तक होगा। इस सम्मेलन में भारत का ध्यान प्रमुख तौर पर इस बात पर केंद्रित होगा कि वह कैसे डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौता नियमों एओए का उल्लंघन किए बिना अपने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदने के अपने अधिकार की रक्षा कर सके। भारत इस अनाज को बाद में गरीबों को बांटता है। भारत द्वारा एओए सीमा का उल्लंघन। एओए के मुताबिक भारत जैसे विकासशील देश में किसी उत्पाद के बाजार मूल्य का 10% तक मूल्य समर्थन देने की इजाजत होती है। 2020-21 में भारत ने चावल के मूल्य समर्थन में 15% का इजाफा किया है। बहरहाल अमेरिका और अन्य देशों का दावा है कि भारत करीब 94% तक मूल्य समर्थन देता है। अमेरिका की दलील है कि इतना अधिक मूल्य समर्थन भारत को सबसे बड़ा चावल निर्यातक बनाता है और वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदारी 40% से अधिक है। आकलन के अंतर की समझ। एओए की गलत प्रविधि भारत और अमेरिका के आकलन में बड़ा अंतर पैदा करती है। एओए विकासशील देशों के साथ भेदभाव करता है और अमेरिका को इजाजत देता है कि वह एओए के पार्ट के साथ छूट ले सके। आइए देखते हैं कि एओए सब्सिडी और बाजार समर्थन मूल्य एमपीएस का आकलन किस प्रकार करता है। एमपीएस तय बाहरी संदर्भ मूल्य और एमएसपी के लिए योग्य उत्पादन मात्रा से गुणा कर किए गए लागू प्रशंसित मूल्य का अंतर होता है। हमें इन शर्तों को समझना होगा, तभी हम ये जान पाएंगे कि एओए को कैसे विकासशील देशों के खिलाफ तैयार किया जाए। एओए तो $262.51 प्रति टन का तयशुदा बाहरी संदर्भ मूल्य इस्तेमाल करके चावल के मूल्य समर्थन का आकलन किया जाता है। यह कीमत सन 1986 से 1988 तक के चावल के निर्यात या आयात मूल्य पर आधारित होती है और अपरिवर्तित रहती है। एमएसपी की तुलना 35 वर्ष पुराने संदर्भ मूल्य से करने के कारण सब्सिडी का हिस्सा अधिक होता है। एमएसपी भारत में लागू प्रशंसित
भारत में लागू प्रशासित मूल्य है। एओए मात्र उत्पादन के रूप में उस उपज को परिभाषित करता है जो एमएसपी के लिए पात्र होती है, भले ही उसे खरीदा गया हो या नहीं। अमेरिका का तर्क है कि चूंकि भारत की एमएसपी नीति सरकार की चावल खरीद की सीमा तय नहीं करती, इसलिए देश के समस्त चावल उत्पादन को सब्सिडी आकलन का पात्र माना जाना चाहिए। बहरहाल, भारत एमएसपी कार्यक्रम के तहत खरीदी गई मात्रा को ही आकलन में शामिल करता है। मुद्रा का इस्तेमाल। अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच की विनिमय दर सन 1986 से 88 के 13.5 से बढ़कर इस समय 86 हो चुकी है। भारत अपनी सब्सिडी का आकलन अमेरिकी डॉलर में करता है और कमजोर रुपए का लाभ उठाता है। अमेरिका कहता है कि भारत को आकलन के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसे मुद्रा अवमूल्यन का लाभ न मिल सके। अमेरिका का रुख अतार्किक है। एओए यह नहीं बताता है कि आकलन किसी खास मुद्रा में ही होना चाहिए। अमेरिका और भारत उपरोक्त शर्तों को अलग-अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। इसके चलते अमेरिका मानता है कि भारत चावल को 94% मूल्य समर्थन देता है, जबकि भारत का अपना आकलन 15.2% का है। बाली राहत। भारत ने डब्ल्यूटीओ में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पीएचएस के मसले को हल करने के लिए तगड़ी हिमाकत की है, जिसके चलते 2013 में बाली मंत्रिमंडलीय सम्मेलन में एक शांति उपबंध को अपनाया गया। तब हुआ जब भारत ने जोर दिया कि व्यापार सुविधा समझौते पर तभी सहमति होगी जब पीएचएस का मसला हल किया जाएगा। शांति उपबंध डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को किसी ऐसे देश को चुनौती देने से रोकता है जो किसी जिन्स के लिए तय मूल्य समर्थन का उल्लंघन करता हो। 2018-19 में भारत ने इस उपबंध का इस्तेमाल करके अपने चावल पीएसएच कार्यक्रम का बचाव किया था, जबकि उसका समर्थन 10% की सीमा पार कर गया था। हालांकि बाली निर्णय कुछ राहत देता है, लेकिन यह सीमित है कि इसका इस्तेमाल करने वाले देशों से विस्तृत रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। ऐसे में भारत पीएचएस के मसले पर एक स्थायी हल पर जोर देता है। बहरहाल, अगर कोई प्रगति नहीं होती है तो भारत शांति उपबंध की मदद से एमएसपी कार्यक्रम जारी रख सकता है। विकसित देशों के अनुकूल है एओए के मुताबिक जिन देशों ने 1986 से 88 के दौरान अधिक न्यूनतम मूल्य समर्थन दिया था, उन्हें यह इजाजत है कि वे 5% की सीमा को पार करना जारी रख सकें। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका और यूरोपीय संघ आज चुनिंदा फसलों के लिए 50% और 65% तक मूल्य समर्थन देते हैं और फिर भी नियमों के अनुरूप है, जहां वहीं भारत को 15% मूल्य समर्थन देने पर भी अनुपालन न करने वाला बताया जा रहा है। एओए विकसित देशों को यह मौका भी देता है कि वे इन वस्तुओं पर उच्च निर्यात सब्सिडी प्रदान करें। पीएसएच पर दो विकल्प। 13वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत पीएचएस कार्यक्रम को ग्रीन बॉक्स समर्थन के रूप में स्पष्ट वर्गीकरण की मांग करता है, क्योंकि इससे उसे समर्थन स्तर कम करने दायित्व से छूट मिलती है। इसकी कामयाबी की संभावना कम है क्योंकि अमेरिका और कई विकसित देश ऐसा नहीं चाहते। पीएसएच के मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने के लिए भारत अपने पीएसएच स्टॉक से व्यावसायिक रूप से चावल का निर्यात न करने का वादा कर सकता है। उच्च चावल उत्पादकता वाला चीन इसके निर्यात को बढ़ावा नहीं देता, चूंकि 1 किलो चावल के उत्पादन में औसत 800 से 1200 लीटर पानी लगता है। इसलिए कई भारतीय राज्यों में बिना निःशुल्क बिजली के उत्पादन कठिन हो सकता है। भारत कुछ फसलों के लिए उच्च उत्पादन लक्ष्य तय कर सकता है और केवल 75% उत्पादन को समर्थन देने की बात कर सकता है। यह रणनीतिक एओए की ब्लू बॉक्स वर्गनीति के अनुकूल होगी जिसका इस्तेमाल चीन एओए की सीमा से बचने के लिए करता है। बहरहाल, इसके लिए सावधानी पूर्वक विचार करना होगा क्योंकि उत्पादन सीमा तय करना राजनीतिक दृष्टि से कठिन हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का अनुमान है कि अगले 30 सालों में विकासशील देशों का खाद्यान्न आयात 3 गुना हो सकता है। वे अधिकांश खाद्यान्न विकसित देशों से आयात करेंगे। ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न बाजार में 4 कारोबारी 90% कारोबार का प्रबंधन करते हैं। सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन करने वाले देशों पर एमएसपी और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम रोके जाने का जोखिम रहता है, जिससे आयात पर उनकी निर्भरता बढ़ती। क्या यह एओए का छिपा एजेंडा नहीं हो सकता? अफवाह है कि कारगिल के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट डैन एमस्टुट्ज ने एओए का पहला मसौदा तैयार किया था। भारत की कृषि व्यापार से जुड़े किसी भी मसले पर अपने हथियार डालने की जरूरत नहीं है। आखिर में भारत की अपनी विशेषज्ञ टीम बढ़ानी चाहिए। फिलहाल हमारे पास ऐसे कम ही विशेषज्ञ हैं जो कृषि व्यापार के मुद्दों पर ध्यान दे सकें, जबकि अमेरिका के पास ढेर सारे विशेषज्ञ हैं जो भारत के कृषि व्यापार के मसलों को देखते हैं। मध्य भारत का फेफड़ा बचाना होगा, राष्ट्रीय सहारा। सुरेश भाई। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के तीन जिले कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा में एक जंगल है, उसका नाम है हंसदेव अरण्य।
यह 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस भरपूर जैव विविधता के बीच में गोंड गोंड जैसे आदिवासी समुदाय का पुश्तैनी निवास स्थान है। इस वन भूमि को कोयला निकालने के लिए खदान कंपनियों को आवंटित कर दिया गया है। वर्तमान में यहाँ परसा ईस्ट और केते कोल बासेन खदान के लिए 1136 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैले लगभग 2 लाख से अधिक पेड़ों पर संकट मंडरा रहा है, जिसका विरोध वहां के आदिवासी लोग कर रहे हैं। बताया जाता है कि अब तक 1.37 हेक्टेयर जंगल काटे जा चुके हैं। लगभग 1 दशक से हंसदेव के जंगल को कोयले के खदान कोयले के खदान के लिए नष्ट किया जा रहा है। इसके लिए दिन रात बड़ी-बड़ी भीमकाय मशीनें जंगल की जड़ों को उखाड़ने का काम कर रही। यहाँ पर 10,000 से अधिक आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं, जिन्हें अपनी जमीन और जंगल को से बेदखल होना पड़ेगा। भूगोल के जानकार मानते हैं कि यह जंगल मध्य भारत का फेफड़ा है, जहाँ से शुद्ध हवा, पानी, मिट्टी का सतत प्रवाह है और आदिवासी लोगों की आजीविका इसी से चल रही है। हंसदेव कोरबा का जंगल झारखंड और उड़ीसा की सीमा में भी लगा हुआ है। माइनिंग के लिए जंगल की नीलामी के बाद से यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान चल रहा है। आदिवासी छात्र संगठन ने भी सरकार से कटान रोकने की मांग की है। देश के कोने-कोने के पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हंसदेव जंगल को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हंसदेव जंगल की कटाई के लिए जिस तरह से रास्ता खोला गया है, उसी तरह से पहले भी बक्सवाहा, दिबांग घाटी, उत्तराखंड में लाखों पेड़ों की प्रजातियां काटी जा चुकी हैं। अंधाधुंध जंगल कटने के ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके आधार पर कह सकते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल में पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए हम अपनी भूमिका को रेखांकित करते हैं, उसकी सच्चाई स्थानीय स्तर पर कुछ और ही देखने को मिलती है। वन विनाश की ऐसी स्थिति में अवश्य ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बैंक बैलेंस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हवा पानी की बर्बादी करके कोई भी मनुष्य बैंक से पैसे निकाल कर असुरक्षित पर्यावरण में जीवन नहीं जी सकता है। लेकिन आदिवासी लोग अपने जंगल की उपयोगिता को अच्छी तरह से समझते हैं, जिसका उदाहरण है कि वे इस कपकपाती ठंड में भी अपने बच्चों और महिलाओं के साथ दिन रात रैली, प्रदर्शन, जुलूस निकालकर हंसते जंगल को बचाने की मांग कर रहे हैं। चिंताजनक है कि कोई भी राजनीतिक दल कंधा से कंधा मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से उनका साथ नहीं दे रहे हैं। स्थानीय नेता यदाकदा अपने वोट बैंक के लिए, क्षण भर के लिए जरूर साथ हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से जंगल बचाने के इस आदिवासी प्रयास के साथ जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी संतोषजनक नहीं दिखाई दे रही है। वैसे भी पर्वतीय इलाके हो या आदिवासी क्षेत्र में जहां लोग थोड़ा भी पढ़ लिख कर नौकरी के लिए बाहर चले गए हैं, वहां भी पलायन कर गए लोग अपने जहां के जंगल बचाने में कोई सहयोग नहीं कर पाते। यह जग जाहिर है कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर विकास परियोजनाएं और खनन की शुरुआत होती है। वहां सबसे पहले संबंधित क्षेत्र के नवयुवक नौकरी के लिए कंपनियों के मालिक से मिलने लगते हैं। ये बहुत ही अल्प समय के रोजगार के लिए नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें उनके सामने चाहे उनके जंगल कट रहे हो या उनकी खेती-बाड़ी नष्ट हो रही हो, उसका वे जरा भी विरोध नहीं कर पाते। किसी भी परियोजना प्रभावित क्षेत्र में इस अल्प समय के रोजगार में शामिल होने वाले नौजवानों की संख्या हजारों तक भी पहुंच जाती है और वे पैसे के लालच में अपने प्राकृतिक संसाधनों की पूरी कीमत खो बैठते हैं और स्थानीय विरोध के चलते भी लोगों को स्थायी जीवन शैली को बहुत बड़ा भारी नुकसान पहुंचता है। कहते हैं कि इसी तरह देश में पर्वतों और नदियों पर निर्माणाधीन एवं निर्मित विकास परियोजनाओं के कारण लगभग 7 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। खनन के नाम पर हसदेव जंगल को जितनी बेरहमी से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका उत्तर यही मिलता है कि इसके बदले नए स्थान पर वृक्षारोपण का आसन मिलता है। इस सच्चाई को पुराने अनुभव के आधार पर सत्यापन करने की आवश्यकता है कि नर्मदा घाटी और भागीरथी घाटी, कोसी घाटी, सिंधु घाटी, यमुना और गंगा घाटी में बनाई गई बड़ी-बड़ी जल परियोजनाओं और सड़कों के निर्माण से काटे गए लाखों जंगल के बाद कहाँ-कहाँ जंगल खड़े हुए हैं, यही उसकी सही पहचान करने की जरूरत है। तभी समझ में आता है कि यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पर्यावरण को स्वस्थ रखने वाले जंगलों के प्रति मौन लापरवाही महाविनाश के संकेत देती। धन्यवाद।